रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का देहरादून दौरा। स्वामी राम हिमालयन यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में की शिरकत। सीएम धामी रहे मौजूद। प्रदेश में बढ़ रहे अपराध और कोरोना को लेकर प्रदेश पुलिस मुख्यालय में अहम बैठक। सीएम धामी ने पुलिस अधिकारियों से की अहम मुद्दों पर चर्चा। उधम सिंह नगर में नशा तस्करों के खिलाफ पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। 141 ग्राम स्नैक के साथ एक तस्कर गिरफ्तार। और देहरादून एसटीएफ को मिली बड़ी कामयाबी। 5 सालों से फरार इनामी बदमाश गिरफ्तार। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देहरादून का दौरा किया। इस मौके पर रक्षा मंत्री ने स्वामी राम हिमालयन यूनिवर्सिटी के 5वें दीक्षांत समारोह में शिरकत की। रक्षा मंत्री ने दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम की शुरुआत की। दीक्षांत समारोह में 1316 छात्रों को डिग्रियां दी जाएंगी। इस कार्यक्रम में प्रदेश के सीएम पुष्कर सिंह धामी, शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत के साथ कई लोग मौजूद रहे। प्रदेश में बढ़ रहे अपराधों और कोरोना को लेकर प्रदेश पुलिस मुख्यालय में एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में सीएम धामी ने पुलिस अधिकारियों से कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। इस बैठक में प्रदेश के मुख्य सचिव डॉक्टर एसएस संधू ने भी शिरकत की। इस मौके पर डीजीपी अशोक कुमार ने कहा कि कोविड का नया वेरिएंट देश में दस्तक दे चुका है। उन्होंने लोगों से कोविड को लेकर सतर्क रहने की अपील की। जो क्राइम की स्थिति क्या है, क्या क्या केस जो रिसेंटली अच्छे इन्वेस्टिगेट हुए हैं और जो मीडिया को पहले ही पता है, और उसके बारे में बात हुई। ट्रैफिक के क्या क्या इश्यूज हैं, क्योंकि देहरादून में भी और उत्तराखंड में भी जैसे ट्रैफिक की प्रॉब्लम धीरे धीरे बढ़ रही है। कुछ पदों की रिक्तियां हैं जो जिसके कारण पुलिस वालों के ऊपर प्रेशर ज़्यादा बढ़ जाता है जब रिक्तियां ज़्यादा होती हैं। उधम सिंह नगर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मंजुनाथ टीसी के निर्देश पर नशे के खिलाफ अभियान चलाया गया। इस अभियान के तहत कुंडा पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक युवक मोहम्मद कासिम को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गिरफ्तार किए गए युवक के पास से 141 ग्राम स्मैक बरामद किया। जब्त की गई स्मैक की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 10 लाख बताई जा रही है। मामले की जानकारी देते हुए सीओ वंदना वर्मा ने बताया कि आरोपी स्नैक को फतेहगंज बरेली से कम दामों में लाकर काशीपुर, कुंडा और जसपुर में सप्लाई करता था। पुलिस ने गिरफ्तार स्नैक तस्कर पर मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। इसी क्रम में ये कुंडा पुलिस को एक बड़ी सफलता कल हाथ लगी है। इसमें एक हमने अभियुक्त जो कि मोहम्मद का आरिफ है, इसको हमने गिरफ्तार किया है 141 ग्राम अवैध स्मैक के साथ। बाजपुर में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट ने पुलिस टीम के साथ होटल और स्पा सेंटर में छापेमारी की। छापेमारी के दौरान टीम को एक होटल में 2 संदिग्ध युवतियां मिली। इस दौरान पुलिस ने होटल संचालक का चालान किया। ह्यूमन ट्रैफिकिंग टीम की छापेमारी से तमाम होटल और स्पा सेंटर संचालकों में हड़कंप मच गया। मामले की जानकारी देते हुए एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट टीम प्रभारी बसंती आर्य ने बताया कि एसएसपी मंजुनाथ टीसी के निर्देश पर तमाम होटल और स्पा सेंटर में छापेमारी अभियान चलाया गया और ये इसी तरह से आगे भी जारी रहेगा। ये हम जनरली डेली ही हम ये कार्रवाई करते हैं और होटल्स और रेस्टोरेंट और जो मसाज पार्लर वगैरह हैं उसमें चेकिंग करते हैं कि वहाँ पर कोई इलीगल तरीके से कोई लड़कियों को मजबूरी वश तो नहीं रखा गया है और कोई इस तरह से मजबूरी में वहाँ काम कर रही हो, तो वही हम चेक कर रहे हैं और किसी प्रकार का उनका सत्यापन किया है नहीं किया है वो चीज़ देख रहे हैं। फिलहाल अभी तक तो सत्यापन पाए गए। एक कोई होटल इधर मिला है उसमें जो है वो बगैर आईडी के रखा गया है उनके कस्टमर को, तो उसका हम चालान कर रहे हैं। देहरादून एसटीएफ का अपराध को रोकने के लिए अभियान लगातार जारी है। एसएसपी अग्रवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। इस मौके पर उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि एसटीएफ की टीम ने महाराष्ट्र से 1 लाख के इनामी बदमाश राजू दास को गिरफ्तार किया है। आरोपी कई मामले में करीब 5 साल से फरार चल रहा था। राजू दास और उसकी गैंग मिलकर फोन चोरी की घटनाओं को अंजाम देते थे। गिरफ्तार आरोपी ने ज्वालापुर में एक मोबाइल के शोरूम में चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। आरोपी चोरी किए गए फोनों को नेपाल जाकर बेचा करता था। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ कर वारदात में शामिल अन्य आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।
उधम सिंह नगर के किच्चा में परिवहन विभाग ने ओवरलोड वाहनों के खिलाफ अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत पुलभट्टा में उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की सीमा पर वाहनों की चेकिंग के लिए अभियान चलाया गया। इस दौरान परिवहन विभाग के अधिकारियों ने कई वाहनों का चालान भी किया। मामले की जानकारी देते हुए ARTO विपिन कुमार सिंह ने बताया कि परिवहन विभाग की टीम ने अवैध रूप से संचालित और ओवरलोड वाहनों के खिलाफ अभियान चलाया है। हमारे हेडक्वार्टर द्वारा दिए गए निर्देश हैं, हमारे सचिव साहब द्वारा दिए गए निर्देश हैं और हमारे RTO महोदय द्वारा दिए गए निर्देश हैं। उसके निर्देशों में अवैध संचालन डग्गा मार गाड़ियाँ को जो पकड़ा जा रहा है, इसमें यहाँ पे एक स्कूल की गाड़ी बंद की गई है जो कि प्राइवेट गाड़ी है और स्कूल के बच्चे ढो रही थी, मतलब कि उसका कमर्शियल यूज़ हो रहा था। तो उसमें इस को बंद किया गया है। इसका चालक गाड़ी छोड़ के भाग गया है तो इसको खुद सीज कर दिया गया है। चंपावत के टनकपुर में पूर्णागिरी के गेट के बाहर उत्तराखंड रोडवेज मृतक आश्रित संगठन का धरना प्रदर्शन लगातार दूसरे दिन भी जारी है। परिवहन निगम में अनुकंपा के आधार पर नौकरी दिए जाने की मांग की है। अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों ने मांगे पूरी न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। अपनी मांगों को लेकर संगठन अध्यक्ष गौरव शर्मा के नेतृत्व में कर्मचारियों ने SDM सुंदर सिंह को प्रदेश परिवहन मंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा और अपनी मांगों को जल्द से जल्द यहाँ मनवाने की बात कही। और ये आज से नहीं, सन 1974 से रहा है और उत्तर प्रदेश में भी चल रहा है और उत्तराखंड में और सारे राज्यों में चल रहा है। सारे राज्यों की नियमावली लगभग सेम है। और लेकिन इसको निराधार करते हुए, इसकी अवहेलना करते हुए सरकार ने क्या किया, अभी वर्तमान में एक एजेंसी को हायर किया और उस एजेंसी के द्वारा ये बोला गया कि आप लोग उस पर अप्लाई कीजिए और जितने भी मृतक आश्रित हैं उनको सूची में नंबर 1 पर रखा जाएगा, विशेष वरीयता दी जाएगी और सबसे ऊंचे सबसे मतलब पहले उनको वरीयता दी जाएगी, सूची में नाम सबसे पहले उनका रखा जाएगा। लेकिन इन्होंने इसी एजेंसी को आधार बनाते हुए हमारे साथ के जितने भी मृतक आश्रित थे, हमारे संगठन में जुड़े थे, उनको तोड़ने का कार्य किया। और आज क्योंकि अब कह नहीं सकते क्योंकि अब किसकी मानसिकता क्या है और सब सच्चा क्या कह रहे हो, विरोध है। हाँ, इस एजेंसी को हायर किए हुए आज तो हमारा ये इसमें दूसरा दिन है धरने का, जो हमारा अनिश्चितकालीन रहेगा और यह सुबह 10 बजे से 12 बजे तक प्रतिदिन रहेगा जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती है। कोरोना के बढ़ते हुए वेरिएंट को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दी है। जानकारी देते हुए DM सोनिका ने बताया कि क्रिसमस और नए साल के आयोजनों को लेकर कोरोना गाइडलाइन के पालन आदेश जारी कर दिए गए हैं। शीतलहर को देखते हुए नगर निगम और नगर निकाय में विभिन्न जगहों पर अलाव जलाने के निर्देश दिए गए। इसी के साथ स्थायी रैन बसेरे और अस्थायी रैन बसेरों में रहने वाले लोगों के लिए सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए गए। जिला अधिकारी के निर्देशों के बाद नगर निगम ने शहर में ISBT निरंजनपुर मंडी, रेलवे स्टेशन, प्रिंस चौक समेत 20 विभिन्न स्थानों पर अलाव जलाए हैं। तो यहाँ पर फुटफॉल ज्यादा होगी और ऐसे में कोरोना को लेकर गाइडलाइन जारी कर दिए गए हैं। इसको कैसे नियंत्रित करेंगी, क्या कुछ प्लान है? अभी हमारी बैठक भी चल रही है क्योंकि अब आगे वाला जो सीज़न है, न्यू ईयर का जो टाइम होता है, उस टाइम पे काफ़ी रश आता है, स्पेशली मसूरी एरिया में। तो इंस्ट्रक्शंस हैं क्लियर कि अभी नई गाइडलाइंस भी आई हैं जिसमें कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करने के लिए प्रचार प्रसार और लोगों को प्रेरित करना है। मंगलौर में देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती मनाई गई। इस मौके पर कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव काजी निजामुद्दीन, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के साथ कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को पुष्पांजलि अर्पित करते हुए श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर पूर्व विधायक और कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को गरीबों के मसीहा के रूप में जाना जाता है। काजी निजामुद्दीन ने केंद्र सरकार पर जुबानी हमला करते हुए कहा कि बीजेपी सरकार केवल किसानों और गरीबों का शोषण करने में लगी हुई है। पहले भी काम करती रही है। हमारी जो कृषि नीति थी कांग्रेस की, वो चौधरी साहब ही ने बनाई और चौधरी साहब हमेशा जो इस तरीके की पूंजीवादी मनोवृत्ति थी, इस तरीके की उलगवादी संस्कृति थी, उसके खिलाफ थे। आम किसान के साथ, आम लोगों के साथ, खेतीहर के साथ उनका बड़ा भारी सहारा थे। अल्मोड़ा के
सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय परिसर में छात्र संघ चुनाव का मतदान शुरू हो गया है। इस बार छात्र संघ चुनाव में 6400 छात्र छात्राएं अपने मतों का इस्तेमाल करेंगे। छात्र संघ चुनाव में अध्यक्ष, महासचिव सहित अन्य पदों के लिए 14 प्रत्याशी चुनावी मैदान में अपना भाग्य आजमा रहे हैं। छात्र संघ में मतदान के लिए 9 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। छात्र संघ चुनावों को लेकर परिसर में सुरक्षा व्यवस्था के लिए भी पुलिस बल की तैनाती की गई है। मतदान हमारा 10 बजे से शुरू हो गया है और पुलिस प्रशासन के पूरे सहयोग से और स्थानीय प्रशासन के सहयोग से पूरी बहुत अच्छी व्यवस्था अभी तक संचालित हो रही है और आगे भी इसी तरह चलने की पूरी उम्मीद है। कितने बजे तक मतदान के? मतदान 10 बजे से चल रहा है, 2 बजे तक चलेगा।